Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज हम लोग लुसेंट सामान्य विज्ञान के जीव विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 151 से 200 तक को आज कवर करेंगे और ये वीडियो 4 होगा, मतलब पार्ट 4 होगा। ये चौथा पार्ट होगा और इसमें जो है हम लोग 151 से लेकर 200 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। और साथ ही बता दूं मैं, इसमें कुल 875 प्रश्न हैं, इसलिए ये लंबा तक जाएगा। मतलब इसका पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 ऐसे बनता जाएगा और ये वीडियो लंबी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सारा वीडियो सारा क्वेश्चन देखना चाहते हैं, टोटल 875 बायोलॉजी के प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारे जो थंबनेल से हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में आप आकर के देखिएगा, वहाँ ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें ये वीडियो पोस्ट होती है। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो 150 तो हम लोगों ने देख लिया था कल। 150 नंबर जो प्रश्न था ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। ये हो गया था। अब 151 को देखते हैं, प्रश्न संख्या 151 को। प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है ना। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। ऑप्शन 1 है प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। ऑप्शन 2 है प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में। ऑप्शन 3 है प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में। ऑप्शन 4 है प्रकाश के बैगनी व नारंगी क्षेत्र में। तो कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है। अपने दिल से पूछिए आपको कौन सा सही आंसर लग रहा है और उसका आंसर जो है अपने मन में रखिए, हम आंसर बता रहे हैं। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, या प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, या प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, या प्रकाश के बैगनी व नारंगी क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है मित्र, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। तो प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप चलता है। 152 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है ना। प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रकाश कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन 1 नीला प्रकाश, ऑप्शन 2 हरा प्रकाश, ऑप्शन 3 सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन 4 लाल प्रकाश। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो एग्जैक्ट राइट आंसर है वो है, आपका दिल कौन सा कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होगा। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी प्रकाश है हरा प्रकाश, है ना। हरा प्रकाश जो है वह प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। ऑप्शन 1 लाल, ऑप्शन 2 नीला, ऑप्शन 3 हरा और ऑप्शन 4 बैगनी। तो राइट आंसर आपका कौन सा है। आपका दिल कह रहा है कि ऑप्शन ए राइट है और ये सही है, लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी है। तो लाल प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी है। 154 को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है या प्रकाश संश्लेषण होता है ना। प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन 1 कहता है न्यूक्लियस में, ऑप्शन 2 माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन 3 क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन 4 पर ऑक्सीसोम में। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, राइट आंसर कौन सा लग रहा है आपको बताइए। हाँ, तो आपको सही लग रहा है क्लोरोप्लास्ट में, है ना। प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा है ये आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन है। ऑप्शन 1 है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 है ऑक्सीजन, ऑप्शन 4 है जल। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा है। अब देखिए आपका दिल कौन सा ऑप्शन बोल रहा है। हाँ, सही बोल रहा है, ऑप्शन ए राइट है, कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन 1 रात्रि में, ऑप्शन 2 दिन और रात्रि में, ऑप्शन 3 दिन में या रात्रि में, ऑप्शन 4 केवल दिन में। तो इसका आंसर तो आपको मालूम ही है, आपका दिल जोर जोर से बोल रहा है कि ऑप्शन डी राइट है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। O2, CO, N2, CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी आवश्यक, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। अब बताइए आपको कहीं सही आंसर कौन सा लग रहा है।
तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जी सही लग रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? ऑप्शन 1 है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन 2 है बायोडिग्रेडेशन, ऑप्शन 3 है विद्युत अपघटन, ऑप्शन 4 है गैल्वेनीकरण। तो कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है ना? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है, वातावरण को हटाती है? राइट आंसर देखिए कौन सा है, आपका दिल कौन सा कह रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, प्रकाश संश्लेषण। कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण को हटाती है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण के समय जो निकलने वाली गैस है उसका क्या नाम है? ऑप्शन 1 हाइड्रोजन, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 नाइट्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? राइट आंसर बताइए कौन सा होगा 159 का? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस है। प्रकाश संश्लेषण के समय, है ना, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के समय जो निकलने वाली ऑक्सीजन है किसके विखंडन से आती है? ऑप्शन 1 जल से, ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 ऑक्सीजन, ऑप्शन 4 प्रकाश। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? हम जान रहे हैं आप सही दिल आपका कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, जल से। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली जो ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? तो जल के विखंडन से आती है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन जल के विखंडन से आती है। राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण से विमोचित होती है? ऑप्शन 1 है कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, बी है जल का प्रकाश अपघटन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड की कमी और डी है क्लोरोफिल का टूट जाना। तो राइट आंसर कौन होगा 161 का, है ना? ये बताना है आपको। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण से विमोचित होती है? तो जो सही आंसर है वो है जल का प्रकाश अपघटन, है ना, जल का प्रकाश अपघटन, ये राइट आंसर है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है वह जल का प्रकाश अपघटन के कारण विमोचित होती है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी, है ना? यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ऑप्शन 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 है नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 है ऑक्सीजन और ऑप्शन 4 है जल वाष्प। तो अब आप बताइए कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाइए ताकि ऑक्सीजन की मात्रा जो है बढ़े। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें प्रकाश ऊर्जा बदलती है। उसमें ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमको मालूम है कि आपको इसका आंसर भी मालूम है, क्योंकि 150 नंबर प्रश्न जो पार्ट थर्ड में है जिसमें कि हमने चढ़ा है उसमें भी ये क्वेश्चन था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में, है ना। प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण अर्थात स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है ना? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? ऑप्शन 1 है कार्बन डाइऑक्साइड जल, ऑप्शन 2 है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 है जल और ऑक्सीजन, ऑप्शन 4 है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो राइट आंसर कौन सा होगा कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 164 का वो है ऑप्शन नंबर बी,
कार्बन डाइऑक्साइड और जल। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भंडार है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का खाद्यान्न भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? ऑप्शन 1 है रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन 2 है केल्विन साइकिल, ऑप्शन 3 है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन 4 है फर्मेंटेशन। राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? ऑप्शन 1 है रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन 2 है केल्विन साइकिल, ऑप्शन 3 है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन 4 है फर्मेंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, केल्विन साइकिल। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो केल्विन साइकिल के स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस के केल्विन साइकिल के स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधे में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? पहले सवाल को समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधे में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? ऑप्शन 1 न्यूक्लियस, ऑप्शन 2 साइटोप्लाज्म, ऑप्शन 3 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 4 क्लोरोप्लास्ट। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होता है? निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा है ना, निम्नलिखित में किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? ऑप्शन 1 है ADP, ऑप्शन 2 है ATP, ऑप्शन 3 है RUDP, ऑप्शन 4 है ये सभी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा 167 का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ATP। प्रश्न को समझिएगा। निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो ये OTP के द्वारा, किसके द्वारा? ATP के द्वारा, सॉरी ATP के द्वारा। ATP के द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? है ना, पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन 2 है रेस्पिरेशन, ऑप्शन 3 है पस्पिरेशन, ऑप्शन 4 है इवेपोरेशन। अब बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? है ना, पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो ट्रांसपीरेशन कहते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पौधों का शिथिल होना की डैश की वजह से होता है? पौधे जो शिथिल होते हैं, पौधों का शिथिल होना की डैश की वजह से होता है? ऑप्शन 1 है प्रकाश संश्लेषण की वजह से, ऑप्शन 2 है वाष्पोत्सर्जन की वजह से, ऑप्शन 3 है अवशोषण की वजह से, ऑप्शन 4 है श्वसन की वजह से। तो राइट आंसर कौन सा होगा? आपको मालूम है पौधों का शिथिल होना वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। किससे होता है? वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी राइट है, वाष्पोत्सर्जन की वजह से। पौधों का शिथिल होना वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन 1 जाइलम, ऑप्शन 2 मूल, ऑप्शन 3 रंध्र, ऑप्शन 4 छाल। राइट आंसर कौन सा है 170 का? है ना, वाष्पोत्सर्जन के लिए
पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेवार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रंध्र। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेवार है? तो रंध्र। वाष्पोत्सर्जन के लिए कौन जिम्मेवार है? तो रंध्र, है ना, रंध्र। निम्नलिखित में से किस एक शारीरिक क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? निम्नलिखित में किस एक शारीरिक क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? ऑप्शन 1 वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन 2 बिंदुस्राव, ऑप्शन 3 श्रवण, ऑप्शन 4 उत्सर्जन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, बिंदुस्राव। बिंदुस्राव जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस एक शारीरिक क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलती है? तो ये बिंदुस्राव, ऑप्शन बी राइट। निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? ऑप्शन 1 ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन के साथ श्वसन, ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड के बिना श्वसन, ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ श्वसन। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए निम्नलिखित में से किसे, है ना, अवायवीय श्वसन कहा जाता है? तो ऑक्सीजन के बिना श्वसन, है ना, ऑक्सीजन के बिना श्वसन को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन के बिना श्वसन को क्या कहा जाता है? अवायवीय श्वसन कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑक्सीजन के बिना श्वसन को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? कह रहा है पौधों के लिए, है ना, प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? ऑप्शन 1 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑप्शन 3 पोटेशियम, बोरॉन और नाइट्रोजन, ऑप्शन 4 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। राइट आंसर कौन सा है? प्रश्न को समझिए, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है? मतलब उस तत्व का नाम बताइए जो पौधों के लिए प्राथमिक तत्व, पोषक तत्व के रूप में उसको जाना जाता है। तो पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 राइट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये जो है पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व है ना। प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को, ये उसका पौधे का प्राथमिक पोषक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है ये बताना है, कौन सा जो है पोषक तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए विकास के लिए आवश्यक नहीं है, ऑप्शन 1 सोडियम, ऑप्शन 2 पोटेशियम, ऑप्शन 3 मैग्नीशियम, ऑप्शन 4 कैल्शियम। तो राइट आंसर अब आपको देना है। देखिए आपके मन को, हमको मालूम है कि इसका आंसर आपको पता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, सोडियम। कौन सा होगा? सोडियम। मतलब कि सोडियम एक ऐसा तत्व है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब बिना सोडियम के भी पौधा विकास कर सकता है। मतलब सोडियम नहीं चाहिए पौधों के विकास के लिए, है ना। तो चाहिए क्या क्या उसको देखिए। पौधे के विकास के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, पोटेशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए। पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये चाहिए पौधे के विकास के लिए। लेकिन प्रश्न किया गया है पौधे के विकास के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? तो सोडियम आवश्यक नहीं है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, कह रहा है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। एक है नाइट्रिक ऑक्साइड, एक नाइट्रिक ऑक्साइड, 2 है नाइट्रेट, 3 है अमोनिया, 4 है नाइट्राइट। तो जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइट। बोलिए ऑप्शन कौन सा राइट है ना। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, नाइट्रेट। हमको मालूम है, आपको पता है, तो ये जो है नाइट्रेट, ऑप्शन बी राइट है, नाइट्रेट के रूप में। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट, ऑप्शन बी राइट है।
चलिए 176 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? एक है आलू, 2 में है सोरघम, 3 में है सूरजमुखी, 4 में है मटर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो बताइए नाइट्रोजन से कौन सी फसल मृदा को भरपूर करती है? ऑप्शन क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। तो ये है ऑप्शन, जानते हैं आपका दिल बोल रहा है मटर, ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर एक ऐसी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है। कौन से पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? कौन से पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है ना? कौन सा पौधा है जिसमें नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता किसमें होती है? ऑप्शन 1 है चावल और गेहूं, ऑप्शन 2 है मक्का एवं गन्ना, ऑप्शन 3 है चना एवं अन्य दलहन, ऑप्शन 4 है जूट एवं चावल। बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको मालूम ही है कि कौन से पौधे में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है। तो आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आपके दिल की आवाज़ एकदम सही जा रही है, चना एवं दलहन। देखिए जितने भी दलहन पौधे हैं उसमें नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता दलहन बीजों में, दलहन पौधों में ज़्यादा होती है। तो इसलिए चना और दलहन को इसमें लिया गया कि चना और दलहन में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है। और देखिए इसमें लिया चना दलहन, ठीक है, और यहाँ पर देखिए मटर लिया। कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है? नाइट्रोजन से भरपूर करती है मटर। और यहाँ देखिए कौन से पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना एवं दलहन। इसका मतलब चना हो, दलहन हो, मटर हो, इन सब में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता भरपूर होती है। लेकिन हाँ दलहन होना चाहिए। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? ऑप्शन 1 है प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, 2 है वृद्धि दर नापने में, 3 है रसाकर्षण की दर नापने में, 4 है ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। तो अब राइट आंसर जो है 178 का कौन सा होगा? 178 का। देखिए अब ये जो ऑक्सैनोमीटर है इसका प्रयोग वृद्धि दर नापने में होता है। क्या होता है? वृद्धि दर नापने में होता है। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किसमें होता है? तो वृद्धि दर नापने में ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है ना? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन 1 है साइटोकाइनिन, ऑप्शन 2 है एथिलीन, ऑप्शन 3 है इंसुलिन, ऑप्शन 4 है जिब्रेलिन। तो अब राइट आंसर 179 का कौन सा होगा कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो देखिए पादप हार्मोन जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन जो है ये एक पादप हार्मोन नहीं है। कौन? इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन कौन कौन है? तो देखिए ये जो साइटोकाइनिन है एक पादप हार्मोन है, एथिलीन पादप हार्मोन है, और जिब्रेलिन है ना। साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन ये सभी क्या है? एक पादप हार्मोन है ना। पौधे का हार्मोन है, पादप हार्मोन है, याद रखिएगा। लेकिन इंसुलिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है। चलिए इंसुलिन तो व्यक्तियों के लिए, मनुष्यों के लिए इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? तो अभी आपने पढ़ा साइटोकाइनिन जो है पौधों का हार्मोन है, जिब्रेलिन भी जो है पौधों का हार्मोन है, कैल्शियम भी पौधों का हार्मोन है, ऑक्सीन जो है यह पौधों का हार्मोन नहीं। लेकिन जानते हैं हमारा आंसर गलत हो रहा है। ये इसका जो राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? तो ऑप्शन 1 साइटोकाइनिन, ऑप्शन 2 ऑक्सीन, ऑप्शन 3 कैल्शियम और ऑप्शन 4 जिब्रेलिन। इन चारों में जो पौधों का हार्मोन नहीं है वह है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। कैल्शियम पौधे का हार्मोन नहीं है, लेकिन बाकी जो है ये समय पौधे का हार्मोन है। साइटोकाइनिन पौधे का हार्मोन है, ऑक्सीन पौधे का हार्मोन है और जिब्रेलिन पौधे का हार्मोन है, लेकिन कैल्शियम पौधे का हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और इंसुलिन। तो इस बार तो आप क्लियर है क्योंकि आप बाकी प्रश्नों में भी देख रहे हैं पौधे का हार्मोन कौन सा होगा? साइटोकाइनिन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका दिल ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिया होगा, क्योंकि कौन सा पादप हार्मोन है
साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। इसके पहले भी जो 2 प्रश्न पूछा गया है, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इसमें जो है इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं था। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, एथिलीन पादप हार्मोन है, जिबरेलिन पादप हार्मोन है। दूसरा प्रश्न जो है इसमें कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, कैल्शियम जो है पौधों का हार्मोन नहीं है। यहाँ भी देखिए साइटोकाइनिन जो है पौधों का हार्मोन है, ऑक्सिन पौधों का हार्मोन है और जिबरेलिन भी पौधे का हार्मोन है। अब यहाँ 181 को देखिए, कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन तो पादप हार्मोन है ही। इस आंसर इस क्वेश्चन में भी है, इस क्वेश्चन में भी है, और यहाँ पर भी जो है पौधे का कौन सा पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन है। बाकी थायरॉक्सिन पादप हार्मोन नहीं है, इंसुलिन तो पहले ही देख ली पादप हार्मोन नहीं है, एस्ट्रोजन भी पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतया किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन 1 डीडीटी, ऑप्शन 2 मेलाथियन, ऑप्शन 3 मेथिल ब्रोमाइड, ऑप्शन 4 2,4-D। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ये आप जान ही रहे हैं कि कौन सा रसायन है जो सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। खरपतवार नाशक किसको बोलते हैं, 2,4-D को। ये जो है खरपतवार नाशक है। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? अगर बौना पौधा है तो उसको किसके प्रयोग से लंबा किया जा सकता है? ऑप्शन 1 है जिब्रेलिन से, ऑप्शन 2 है ऑक्सिन से, ऑप्शन 3 है साइटोकाइनिन से, ऑप्शन 4 है डार्मिन से। तो पौधों के विकास के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है साइटोकाइनिन, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट है। मतलब बौने पौधों को, छोटे पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो छोटे पौधों को साइटोकाइनिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। चलिए, डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है। डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर 2 जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर 3 डार्मिन, ऑप्शन 4 ऑक्सिन। कौन सा राइट आंसर होगा 184 का? तो देखिए डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है। पौधे के गठन को प्रभावित करता है तब तो बौने पौधे को लंबा कर देता है। ये कौन? साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है ना, कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? ऑप्शन 1 है काइनेटिन, ऑप्शन 2 है जिब्रेलिन, ऑप्शन 3 है ऑक्सिन, ऑप्शन 4 है एथिलीन। अब बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 185 का? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा एथिलीन। कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन किसको बोलते हैं? एथिलीन को, जो कार्बाइड होता है जिससे हम लोग फल को पकाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या हैं? पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या हैं? ऑप्शन 1 है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ऑप्शन 2 है इंडोल यौगिक, एडेनिन व्युत्पन्न, कैरोटीनाइड और टर्पिन, ऑप्शन 3 है वसा अम्ल, ग्लूकोज और विटामिन, ऑप्शन 4 है विटामिन सी, विटामिन डी और ग्लूकोज। तो राइट आंसर कौन सा होगा 186 का, ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या है? ये इंडोल यौगिक, एडेनिन व्युत्पन्न, कैरोटीनाइड और टर्पिन है। ये क्या है? इंडोल यौगिक है, एडेनिन है व्युत्पन्न, कैरोटीन और टर्पिन है। गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? गन्ने का लाल सड़ांध, देखिए जब आप गन्ना खाते हैं उसमें बीच बीच में जो है लंबा सा एक लाल रंग का लाइन जैसा होता है, वो सड़ांध जैसा होता है, वो सड़ा हुआ। तो गन्ने का जो लाल सड़ांध है वह किसके कारण बनती है? ऑप्शन 1 है कोलेट्रोटाइकम फैल्केटम के चलते, दूसरा है सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा के चलते, ऑप्शन 3 है
अल्टरनेरिया अल्टरनेट के कारण। ऑप्शन 4 है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के कारण। तो राइट आंसर कौन सा है इसका, आपको बताना है 187 का। गन्ने का लाल सड़ांध रोग जो है किसके कारण होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोलेक्टोट्राइकम फैल्केटम। कोलेक्टोट्राइकम फैल्केटम, कोलेक्ट है ना, कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम, यह गन्ने का लाल सड़ांध का कारण बनती है। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है। तो पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन 1 है पिथियम डिबेरियनम, ऑप्शन 2 है पेरोनोस्पोला पैरासाइटिका, ऑप्शन 3 है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ऑप्शन 4 है एल्बुगो कैंडिडा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 188 का। तो देखिए पौधे का आर्द्र पतन रोग, पौधे का आर्द्र पतन रोग जो है ऑप्शन 1 राइट है, पिथियम डिबेरियनम के कारण होता है। पौधे का जो आर्द्र पतन रोग है वह किसके कारण होता है, तो वह पिथियम डिबेरियनम के कारण होता है। करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट एक बीमारी है धान की, मटर की, राई की या गेहूं की। तो करनाल बंट जो है किसकी एक बीमारी है ये बताना है आपको। तो करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। किसकी है, गेहूं की। करनाल बंट एक बीमारी है, किसकी बीमारी है, गेहूं की। करनाल बंट किसकी एक बीमारी है, गेहूं की। पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है। व्हाइट बर्ड रोग जो है, व्हाइट बर्ड रोग पौधे में किसकी कमी से होता है। ऑप्शन 1 है जिंक, ऑप्शन 2 है कॉपर, ऑप्शन 3 है बोरॉन, ऑप्शन 4 है मैंगनीज। तो ये जो पौधों में व्हाइट बर्ड रोग है यह किसकी कमी से होता है, तो यह जिंक की कमी से होता है ना। ऑप्शन 1 राइट है। आपका दिल भी कह रहा था कि जिंक ही आंसर सही है, हम पढ़ लेते हैं आपके दिल को यहाँ से। तो पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन 1 नाइट्रोजन, ऑप्शन 2 लोहा, ऑप्शन 3 जिंक और ऑप्शन 4 पोटास। तो राइट आंसर बताइए धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो देखिए धान का खैरा रोग जो है आपको मालूम ही है, आप इसका आंसर जान रहे हैं, जिंक की कमी से होता है। हमको पता है कि आपको ये पता है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, जिंक की कमी से, है ना। जिंक की कमी से धान का खैरा रोग हो जाता है। 192 निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पीटी का रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधे में कीट पीटी का, क्या बोला, कीट पीटी का रोग हो जाता है। ऑप्शन 1 है बैसिल्स थूरिजिनेसिस, बैसिल्स थूरिजिनेसिस। ऑप्शन 2 है स्यूडोमोनास प्रतिदीप्ति, ऑप्शन 3 है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूएम्फसेएसियंस, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जीवाणु के पौधों के कीट पीटी का रोग हो जाता है, बताइए। कीट पीटी का रोग किससे होता है, कीट पीटी का रोग, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फ एसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फ एसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फ एसियंस, इसकी जो है इस जीवाणु से पौधे में कीट पीटी का रोग हो जाता है। पौधे में कौन सी रोग आती है, कीट पीटी का। कीट पीटी का रोग जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फ एसियंस नामक जो है इस बीमारी, इस जीवाणु के चलते हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो एक सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 में है धान हरितबाल, ये धान है फसल और इसका रोग है हरितबाल। इधर फसल है बाजरा, रोग है आर्गट। इधर फसल है मटर और उसका रोग है पाउडरी मिल्ड्यू। ऑप्शन 4 है चना और इसका रोग है उकठा विल्ट। तो अब बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है धान हरितबाल। मतलब धान में जो है हरितबाल नाम की कोई बीमारी नहीं होती है, ये गलत है। और यही तो पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत सुमेलित है। तो एक गलत सुमेलित है, इसके बाद जो बाकी सब सही है। मतलब बाजरा में जो है अर्गट नामक बीमारी होती है,
बाजरा फसल में अरगट नामक रोग होता है। बाजरा फसल में अरगट नामक रोग होता है। मटर में पाउडरी मिल्ड्यू, मटर में पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग होती है। मटर में पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग होती है। और चना में उकठा विल्ट नामक रोग होता है। चना में कौन सा रोग होता है? तो उकठा विल्ट नामक रोग, चना में उकठा विल्ट नामक रोग होता है। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द जो है, इकोलॉजी, इसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन 1 है ऑर्नेस्ट हेकल, ऑप्शन 2 है जी एवलिन हचिनसन, ऑप्शन 3 है ह्यूगो डिब्रिज, ऑप्शन 4 है रॉबर्ट ब्राउन। तो इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी, यह आपको बताना है। तो इकोलॉजी शब्द की रचना जो है ऑर्नेस्ट हेकेल ने, किसने? ऑप्शन नंबर ए राइट है। ऑर्नेस्ट हेकेल ने इकोलॉजी शब्द की रचना की थी। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो ये रचना की थी ऑर्नेस्ट हेकेल ने, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चलिए, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है पारिस्थितिकी, ऑप्शन 2 है सूक्ष्म जीव विज्ञान, ऑप्शन 3 है कीट विज्ञान, ऑप्शन 4 है पक्षी विज्ञान। अब देखिए, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका दिल भी जान रहा है, ऑप्शन नंबर 1 है पारिस्थितिकी। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी। क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी कहा जाता है। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन 2 है नृजाति विज्ञान, ऑप्शन 3 है वंशावली विज्ञान, ऑप्शन 4 है प्रतिभास शास्त्र। तो आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1 पारिस्थितिकी विज्ञान। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान। आसपास के वातावरण के पशुओं और पौधों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। राइट है। हालत खराब हो जाता है मित्र बोलते बोलते। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जो है वह निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन 1 कहता है कि जीव और वातावरण के बीच संबंध है। पारिस्थितिकी मनुष्य और वन के बीच का संबंध है। पारिस्थितिकी मृदा और जल के बीच का संबंध है। पारिस्थितिकी पति और पत्नी के बीच के संबंधों का अध्ययन है। अब बताइए, पारिस्थितिकी जो है हमको तो लगता है पति और पत्नी के बीच के संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी बिगड़ जाता है कभी कभी। तो पारिस्थितिकी किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जानते हैं आप भी, ये जो है ऑप्शन नंबर ए राइट है, जीव और वातावरण के बीच के संबंध है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी जो है जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। चलिए 198 को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन 1 है आर्थर टॉन्सले, ऑप्शन 2 है एवलिन हचिनसन, ऑप्शन 3 है रेमंड लिंडेमैन, ऑप्शन 4 है चार्ल्स एल्टन। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 198 का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है ना, आर्थर टॉन्सले। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो आर्थर टॉन्सले ने परिभाषित किया था। किसको? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को आर्थर टॉन्सले ने परिभाषित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है
निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? ऑप्शन ए कहता है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। ऑप्शन बी कहता है किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। ऑप्शन 3 कहता है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन 4 करता है पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित हो। तो अब बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो परितंत्र शब्द का जो सर्वोत्कृष्ट वर्णन है वह है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इकोसिस्टम के संबंध में कौन सा सत्य है? ऑप्शन 1 है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। ऑप्शन 2 है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादों की संख्या में अधिक होते हैं। ऑप्शन 3 है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ऑप्शन 4 है द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। अब बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका जो राइट है ऑप्शन नंबर सी है। इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है? तो इकोसिस्टम के संबंध में यह सत्य है कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। इकोसिस्टम के संबंध में यह सत्य बात है कि उत्पादक जो है वह प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। तो मित्र आज हम लोगों ने जो प्रश्न देखा वो था 150 से लेकर के 200 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। ये पार्ट 4 होगा और इसके बाद जो हम पार्ट 5 बनाएंगे इसमें हम लोग अगले दिन लेकर आएंगे 201 से लेकर के 250 तक के प्रश्नों को, जो सामान्य विज्ञान लुसेंट सामान्य विज्ञान का प्रश्न होगा। तो आज दीजिए हमको इजाज़त। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।